अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सब लोगों को? सही है, मुनासिब है। अच्छा, आज ओरिएंटेशन है बीकॉम के ऊपर ना। तो जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, बेसिकली जो ओरिएंटेशन है ये क्रैश कोर्स से रिलेटेड है। जो क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, तो क्रैश कोर्स से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ऑलरेडी बीकॉम के बारे में इंफॉर्मेशन है। वो जानते हैं कि बीकॉम क्या है और इसके सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं, इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। कोई नहीं जानता हो, नया हो, तो बताओ, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हमने ये चीज़ प्लान ऐसे नहीं की कि डिस्कस करने की इसे ज़रूरत है। कोई फिज़िकल बैठे हुए पार्टिसिपेंट्स में कोई भी है जिसको ज़रूरत है कि कोर्स के बारे में उसे इंफॉर्मेशन दी जाए, बताया जाए कि बीकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके सिलेबस क्या है, कोर्स आउटलाइन क्या है। अच्छा, सही है। थोड़ा सा दे लेते हैं एक छोटा सा कि बीकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और थोड़ा सा इनके बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ें। इसके बाद फिर हम मेन ओरिएंटेशन की तरफ आ जाएंगे, जो कि मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं। अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए या तो रिवाइज़ कर रहे हैं, या ऐसा है कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं से कोई ऐसी सर्टिफिकेशन में वो इनरोल हैं कि उन्हें इंफॉर्मेशन है चीज़ों के बारे में। अब वो सिंपल एग्ज़ाम से पहले अपने आप को रिफ़्रेश करना चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम में सही तरीके से अपेयर हो सके, और कुछ डेज़ में 15-20 दिन में कुछ ऐसी प्रिपरेशन कर सकें कि हम इजीली पास हो सकें। सही है ना? तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बेसिकली बीकॉम पार्ट वन के हैं, ये पार्ट टू के। सही है। अब पार्ट वन में जैसे देख रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तानी स्टडीज़ के साथ साथ नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स वगैरह भी हैं। तो ये है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके बारे में हमें डिटेल में इत्तेफाक जाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स कुछ अवेलेबल होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, चीज़ों को नैरेटिवली कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, बहुत लेंथी क्लासेस की नहीं होगी। कुछ इवेंट्स बता दिए जाएंगे, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी जाएंगी, इसकी कोर्स के बारे में टेस्ट ले लिया जाएगा, आपके इस्लामिक स्टडीज़ से कंप्लीट हो जाएगी चीज़। फंक्शनल इंग्लिश भी हम बचपन से पढ़ते आए हैं, स्पोकन इंग्लिश के बारे में, रिटन इंग्लिश के बारे में, इसकी ग्रामर, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकेबलरी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये भी कोई ख़ास डिफ़िकल्ट ऐसी चीज़ नहीं है। कौन से एरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, किस तरह के फ्रेजेस आप कर लें तो आपका ईज़िली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं चीज़ें, और कैसे आपको आंसर करना है, ये चीज़ मेनली फोकस की जाएगी फंक्शनल इंग्लिश के एरिया में। सही है। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और लोगों का रुक भी जाता है। वो वजह ये होती है कि इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। सही है। लोग बहुत ज़्यादा जर्नल लेकर के चलते हैं, थ्योरीज वगैरह पे फोकस नहीं करते हैं, और इसको सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसकी क्लासेस हमारे पास बहुत बेहतर तरीके से हो रही होंगी। सही है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है। ये बेसिकली एक इनिशियल लेवल की अकाउंटिंग यहाँ पे की जाती है। एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसमें आप
ऐसे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं जो यूजुअली आपको मार्केट में देखने को इतने खास नहीं मिलेंगे। जर्नल एंट्रीज बनाना बहुत लो लेवल का काम हो रहा होता है इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। और एक मिनट। आवाज़ सही है मेरी सबको? आवाज़ सही आ रही है? अच्छा, सही है। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जो कि बहुत बेसिक लेवल का आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वर्कशीट वगैरह हो गई, जर्नल एंट्रीज हो गई, डेप्रिसिएशन की वर्किंग हो गई या बैंक रिकन्सिलेशन हो गई। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, एक इसकी प्रिपरेशन होती है एग्ज़ाम फोकस, और एक प्रिपरेशन इसकी होती है कि आपको एक्चुअली ये चीज़ बताई जाए कि ये चीज़ होती क्या है। सही। तो ये क्या होती है? मेरे ख्याल से अगर कोई स्टूडेंट है जो कि कुछ पीरियड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ चुका है, ये सब्जेक्ट पढ़ चुका है, आज वो क्रैश अटेम्प्ट करने के लिए आ रहा है कि सिंपल में एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए बेहतर प्रिपरेशन के साथ इंटर हूँ, तो उसे ऑलरेडी ये चीज़ पता है, उसे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो फोकस इसके ऊपर होगा वो ये होगा कि जो स्टूडेंट है उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, सही है, जो क्वेश्चन पेपर आता है वो पेपर वो सही तरीके से अटेम्प्ट कर सके। ये हमारा मेनली फोकस होगा। अच्छा कासिम, बहुत ज़्यादा चीज़ आपकी नहीं निकली है अभी। सिंपल जो है हम सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हुए जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से एक ऐसे स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी चीज़ें कवर कर चुका हो, अब एग्ज़ाम से पहले क्रैश अटेम्प्ट करने आ रहे हैं, तो उसे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी। सही है। हमने इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में थोड़ा सा ये देख लिया था कि हम कैसे प्रिपरेशन करवा रहे होंगे। सही है। फंक्शनल इंग्लिश के बारे में किस तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सिंपल प्रिपरेशन ये है कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयार किया जाए, आपको फ्रेजेस ऐसे बना करके दिए जाएँ कि आप सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। वोकेबलरी की तरफ कैसे आप इन कुछ डेज़ में अपनी वोकेबलरी थोड़ी बेहतर कर सकते हैं, एग्ज़ाम में किस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं, टेंसेस को किस तरीके से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप पेपर अटेम्प्ट कर सकें। यहाँ पे जो भी चीज़ है इस वर्कशॉप में वो मेनली आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। सही है। क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम सर पे हैं। अभी मोस्ट प्रोबेबली शायद रमज़ान का जो पीरियड है ये आप लोगों को कोरोना की वजह से मिल गया हो। रमज़ान के बाद एग्ज़ाम शायद कंडक्ट हो जाए। सही है। और अगर रमज़ान के बाद कंडक्ट होते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। रमज़ान में स्टूडेंट वैसे भी थोड़ा ढीला पड़ जाता है पढ़ाई के मामले में। तो बेहतर है कि चीज़ें जितनी ज़्यादा प्रिसाइज हों उतनी बेहतर है। सही है। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके तमाम जितने अदर सब्जेक्ट्स हैं उनसे थोड़ा बेहतर, थोड़ी ज़्यादा अटेंशन रिक्वायर करते हैं। सही है। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है या इकोनॉमिक एनालिसिस जो है ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जिसको अंडरस्टैंड हो जाता है, जिसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया, वो ये काम कर सकता है। लेकिन बीकॉम के लेवल पे भी इसे कोई हल्का ट्रीट नहीं किया जाता। तो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इसकी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। सही है। इसके ऊपर मेन फोकस किया जाएगा, और इसके ऊपर मेन फोकस किया जाएगा, प्लस इस पे मेन फोकस किया जाएगा। ये तीन जो सब्जेक्ट्स हैं, ये दो तो आपको मेनली नोट्स से और कुछ प्रैक्टिस से कवर हो जाएंगे। सही है। इसके लिए आपको लेक्चर्स वगैरह डिटेल में लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे अंडरस्टैंडिंग इसकी इतनी बेहतर नहीं होगी कि सिंपल आप नोट्स पढ़ करके चले जाएँ। और यही वजह होती है कि बच्चे अगर सिंपल नोट्स या कुछ जगहों से पढ़ लेते हैं, किसी दूसरे के प्रिपेयर किए हुए नोट्स पढ़ लेते हैं,
तो उनको खुद अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती, वो एग्ज़ाम में जाकर ही कुछ ना कुछ ब्लंडर कर देते हैं। हम इस ओरिएंटेशन में ये भी देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से आप पेपर अटैम्प्ट करें, क्या स्ट्रेटजी रखें, क्यों। एक बात हमेशा याद रखें, आपको बीकॉम के लेवल में आपको एग्ज़ाम पास करना है, आपको बहुत अच्छे ग्रेड लेकर के नहीं आने। अच्छे ग्रेड लाने से क्या होगा और सिंपल एग्ज़ाम पास करने से क्या होगा। एक बात याद रखें कि आज की जो मार्केट है, आज की जो मार्केट है वो ऐसी मार्केट है कि वहाँ पे सिंपल बीकॉम सिंपल बीकॉम की कोई हैसियत नहीं है, सही है। और प्लस अब एक एडिशनल चीज़ आप लोगों के साथ हो गई है, वो ये हो गई है कि एक एडिशनल चीज़ जो आप लोगों के साथ हो गई वो ये हो गई कि हाई कोर्ट ने और एचईसी ने आपके जो 2 इयर्स प्रोग्राम है उसको एक्सेप्ट फर्दर ना करने का बोल दिया है, सही। कराची यूनिवर्सिटी ने जहाँ से बीकॉम 2 साल का मेनली कराची के स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, वो उसने अब बीएस 4 ईयर का लॉन्च कर दिया है और बीकॉम एंटायरली हट खत्म हो चुका है। अब सिंपल जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सही है, वो क्लियर हो रहे हैं। इसके अलावा न्यू रजिस्ट्रेशन बीकॉम 2 इयर्स वाले में नहीं हो रही है। तो अब अगले 1 या 2 साल में तो बीकॉम फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चला जाएगा, लेकिन वंस बीएस आ गया मार्केट में तो बीकॉम की मार्केट कुछ नहीं रहेगी, सही है। ये ग्रेजुएट है, हर बीकॉम को एटलीस्ट किसी न किसी सर्टिफिकेशन की तरफ या किसी न किसी ट्रेनिंग की तरफ जाने की नीड है, सही। तो आप बीकॉम में अगर टॉप भी कर जाते हो तो कोई हैसियत इतनी खास मार्केट में नहीं मिलेगी आपको, सही है। तो बीकॉम अभी सिंपल अपनी स्ट्रेटजी ये रखें कि बीकॉम पास करना है, हमें कोई बहुत अच्छे नंबर लेकर के नहीं आते, हमें सिंपल पास करना है। और एग्ज़ाम में जो आप जा रहे हो इस नीयत से जाओ कि मुझे पास करना है, पास करने में मुझे क्या चीज़ काम आ सकती है, बस वो मुझे बता दें, सही है। नॉलेज ज़रूर मिलेगी, लेकिन एग्ज़ाम में अपने आप को फोकस रखना है इस चीज़ पे कि मुझे पास करना है। एग्ज़ाम में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचनी शुरू कर देनी है या करनी नहीं शुरू कर देनी है। देखो ये जो डेट शीट कब आएगी और पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, आपके एग्ज़ाम होने वाले थे मार्च में, अचानक से एंड में आपके मिड में आपके एक नोटिफिकेशन आ गया कि उसे इंडेफिनिट पीरियड के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, और वो इंडेफिनिट पीरियड मीन्स इंडेफिनिट पीरियड। एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि कोरोना की जो है जो तीसरी लेयर जो आई हुई है, तीसरी वेव जो आई हुई है बेसिकली, इसको कुछ टाइम तो लगेगा, सही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सारे के सारे बंद नहीं हो गए हैं, ऑपरेटिव हैं। ऐसा जैसे कि प्रीवियस ईयर हो गया था वैसा कोई सीन नहीं होगा, लेकिन एट लीस्ट आपका जो रमज़ान है इसमें तो कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपके एग्ज़ाम आ जाए, लेकिन रमज़ान के बाद एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम की तरफ चले जाएँ, क्योंकि रमज़ान में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं कि जहाँ पे कोरोना की जो हमें गाइडलाइंस वगैरह दी हैं फॉलो करने के लिए, उसका ब्रीच अच्छा खासा होने वाला है और उसके ऊपर गवर्नमेंट भी एग्री करने वाली है, तो मे भी शायद इस चीज़ के ऊपर भी लीनियंसी आ जाए। एग्ज़ाम रमज़ान के बाद एक्सपेक्टेशन अपनी रखें, सही है। अच्छा, पार्ट 2 में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन, लेटर राइटिंग वगैरह, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी और ये आपको प्रैक्टिस मेनली यहाँ पे करवाई जाएगी, क्योंकि इसकी जो थ्योरी है वो ऐसी नहीं है कि आप उसको बैठ करके कोई ज़्यादा टाइम लगाएं या रट्टा लगाएं। आपको थ्योरी एक दफ़ा समझा दी जाएगी, वो चीज़ समझ में आ गई, कंटेंट समझ में आ गया, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन ये कि इसमें प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत होती है। बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ एक लेंदी सब्जेक्ट है, सही है, अच्छा खासा लेंदी है, लेकिन इसको कवर हम
स्मार्टली करेंगे इस तरीके से कि वो चीज़ें जो कि ज़्यादा पूछी जाती हैं या जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि हाँ ये चीज़ आ सकती है, उसको मेन फोकस किया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों को छोड़ दिया जाएगा, दूसरों को भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन फोकस उन चीज़ पे करें ज़्यादा जो कि एग्ज़ाम में आने वाली एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करनी है। जैसे इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान मेनली थ्योरी है, हिस्ट्री से रिलेट करती हुई चीज़ें हैं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। सही है, टीचर सामने खड़े होकर के चीज़ें सिंपल एक्सप्लेन करे, आपको बताया, आपको पॉइंट्स कुछ नोट डाउन करो, नोट्स की सूरत में आपको चीज़ें मिल जाएँ, इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान निकलने की कंडीशन में आ जाता है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, सिंपल अगर वो कर लें तो मोस्ट प्रोबेबली आप पास हो सकते हैं आसानी से। एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ये डिफ़िकल्ट हैं, सही है, और इसमें टाइम लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में यूजुअली जो लोग देते हैं वो ऑडिटिंग और इनकम टैक्स दे रहे होते हैं। सही है, इसके अलावा यहाँ पे जितने 3 लिखे हुए हैं, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये 3 ऑप्शनल में से यहाँ पे ऑफ़र किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी ने ऑप्शनल लिया हुआ है तो वो ऑप्शनल यहाँ से ऑफ़र नहीं किया जा रहा है फिलहाल। सही है, तो ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स नाम से बहुत ख़तरनाक लगता है, लेकिन बीकॉम के लेवल पे बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे, और बहुत कोई डिफ़िकल्ट चीज़ यहाँ पे नहीं है ऑडिटिंग और इनकम टैक्स की। बीकॉम पार्ट 2 में, जैसे पार्ट 1 में बताया, बीकॉम पार्ट 2 में आपके एडवांस और कॉस्ट अकाउंटिंग हो गए और ये हो गया। ये 3 जो है आपको मेनली फोकस करने वाली चीज़ें, रिमेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिवाय इसके इसके ऊपर टाइम लगेगा आपका। आपको याद भी करना होगा, आपको समझना भी होगा और लॉ की लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा। अब ज़रा ये तो उनके लिए हो गया कि जो लोग बोल रहे थे कि हमें बीकॉम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। सही है, अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों चाह रहे थे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट है, चाहे वो फिज़िकल में बैठा हुआ है या ऑनलाइन की क्लास में, दोनों ही क्लासेस दे करके आ रहे हैं या इन कोर्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं और अब सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड अपनी कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में हम पास हो पाएँ। तो 1 से 1.5 महीने पहले हम कुछ ऐसी प्रिपरेशन कर लें कि एग्ज़ाम हमारे अच्छे हो जाएँ। सही है? यार तो बीकॉम में जो रुकना है ना, वो बनता नहीं है। सही है? बीकॉम ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें रुकना बनता है। अगर आपने पढ़ा है और आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, कराची यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अगर इसकी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन है और आपने पढ़ा है थोड़ा, आप बीकॉम पास कर सकते हो। ये बीकॉम ऐसी चीज़ है कि दो चीज़ें होती है ना, एक होता है रिवॉर्ड और एक होता है ऑब्स्टिकल। सही है, बीकॉम एक ऐसा ऑब्स्टिकल है कि अगर आपने नहीं किया हुआ तो हर जगह पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी है। ये ग्रेजुएशन है, सही है, इवन तो कि आपने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस ली हुई हों, सही, अगर आप बीकॉम नहीं हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। मैं एक मज़े की कहानी थोड़ी सी बताऊँ। हर किसी ने ICAP का नाम सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। CA, ये CA करा रहा होता है। इसके मेंबर, इसका मेंबर एक ऐसा मेंबर जो कि FC है, जिसे प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो चुके हैं। यानी पहले उसने क्वालिफाई किया कंप्लीट, क्वालिफाई करने से पहले अपनी आर्टिकल्स भी कंप्लीट की, उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद 10 साल तक उसने प्रैक्टिस की। अब वो कितना एक्सपर्ट होगा इन चीज़ों में, कॉमर्स की चीज़ों में। तो वो बंदा किसी वजह से उसे जाना पड़ा दुबई की तरफ। सही है, स्विच होना पड़ा फैमिली के साथ। वहाँ पे दुबई में उन्होंने फ़र्म खोलनी चाहिए अपनी, कि भाई मेरी फ़र्म रजिस्टर हो जाए किसी तरीके से। तो भैया पूछा गया कि आप बताएं कि क्या आपने किया हुआ, क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं। उन्होंने CA का बताया। बिलीव में उन्होंने CA का रिजेक्ट कर दिया, जानते भी नहीं है कि CA कौन है। सही है, सिर्फ उस बंदे के पास बीकॉम की डिग्री थी, वो बीकॉम की डिग्री एक्सेप्ट की और उनसे बोला कि इस डिग्री के बेस पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक कफील के अंडर।
3 साल तक वो वकील के अंडर में अपनी प्रैक्टिस करेंगे, उससे सीखेंगे कि वो किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, उसके बाद अपना काम करेंगे। तो आप ये सोचो कि कैसी हालत है। ऐसा मुनासिब नहीं है कि एक सीए के साथ ऐसा होना चाहिए। ये बेसिकली दुबई वालों की मिस्टेक है कि वो ऐसा समझ रहे हैं या उन्हें नहीं पता कि ये उनकी प्रॉब्लम है, सही है। लेकिन स्टिल एक पर्सन को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अगर फिलफर्ज आप ये सोचो उसके पास ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, वो क्या करे। इसी तरीके से ग्रेजुएशन की। अच्छा, अपनी वॉइस वगैरह म्यूट रखिएगा हर कोई। एक मिनट। सही। आ रही है बस। हेलो। अच्छा, कहाँ तक का सुना था आप लोगों ने? शोर हो रहा है सर। एक मिनट, थोड़ा वेट करें। अब कैसी है आवाज़? आवाज़ सही है? सही है। आप लोगों ने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी थी? ये बीकॉम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि बीकॉम क्या चीज़ है, क्यों इंपॉर्टेंट है बीकॉम? अच्छा, बीकॉम बेसिकली अगर आपने नहीं किया ना तो ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल साबित हो जाता है, सही है। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर आपने बीकॉम नहीं किया हो। लेकिन जब आप कर लेते हो ना तो इसका कोई खास रिवॉर्ड नहीं है। अगर आप कर लेते हो तो इसका कोई ख़ास रिवॉर्ड नहीं है, सही है। दैट्स वाई। और एक तो आज की डेट में भी रिवॉर्ड नहीं है, दूसरा आपके क्योंकि अब बीएस कॉमर्स इंट्रोड्यूस हो चुका है, सही है, जो कि 4 इयर्स का है। ये इंट्रोड्यूस जब हो चुका है तो फिर अब मेरा नहीं ख्याल कि बीकॉम की 2 से 3 साल के बाद कोई हैसियत सिंपल बीकॉम की रहने वाली है। आपको बीकॉम के बाद इन एडिशन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सही है। और दूसरा ये कि अभी भी बीकॉम अगर आप करते हैं तो टॉप करके कोई खास फ़ायदा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज लेकर के फ़ायदा नहीं है। आपका काम है पास होना। पास होने पर फोकस करो। पास कैसे हो जाते हैं? 40 मार्क्स आपके इंडिविजुअल में आने चाहिए, 45 एग्रीगेट में आने चाहिए, आप पास हो जाओगे, सही। हाँ, मैं ये बोलूँगा चलो 45 के लिए नहीं, आप एटलीस्ट 60% के लिए अपनी मेहनत ज़रूर करो, सही है। लेकिन आप एक होता है कि 70-80%, 70-80% तो वैसे यूजुअली नहीं आ पाते हैं, लेकिन 70-80% के लिए लोग मेहनत कर रहे होते हैं। वो करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस करो कि आप पास हो सको और थोड़ी बेहतर परसेंटेज आपकी बन सके, इतना इनफ है। 50 से ऊपर अगर आप बीकॉम में ले लेते हो तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम कहीं फेस नहीं करनी पड़ती है, कहीं पे चीज़ें नहीं हो रही हैं, सही है। तो ये तो है सिंपल बीकॉम का स्कोप। बीकॉम का हमने सब्जेक्ट्स का देख लिया। अब किया क्या जाए कि अगर बीकॉम मैं सब्जेक्ट्स दे रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और मेरा पेपर जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, सही है। और क्या बीकॉम के बाद मैं क्या करूँ, किस तरीके से लेकर के चलूँ, क्यों?
ये बात अभी करनी ज़रूरी है, ये बात अभी करनी इसलिए ज़रूरी है कि कुछ यहाँ पे फाइनल के हैं, कुछ यहाँ पे 1 से 2 पेपर जिनके रहते हैं वो हैं, कुछ यहाँ पे ऐसे भी है जो कि पार्ट 1 में अभी आए। सही है। इन सब के लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अपना फ्यूचर प्लान करें। बीकॉम कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं है कि आप फुल टाइम उसमें लग जाओ। सही है। इसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ें अपनी कर सकते हो। और बल्कि मुझे एक बात बताएं, आप में से कौन कौन ऐसा है जो कोई दूसरी सर्टिफिकेशन परसू कर रहा है इन एडिशन टू बीकॉम? कोई है या सब सिंपल बीकॉम कर रहे हैं? सही। सही है। ऑनलाइन में कोई है? हेलो, ऑनलाइन वाले सारे सो गए? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? सही है। आप बीकॉम के अलावा भी कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो या सिंपल बीकॉम अभी लेकर के चल रहे हो? मैंने अभी पूछा था सबसे कि आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो बीकॉम के अलावा भी कोई सर्टिफिकेशन अभी परसू कर रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं? सिंपल बीकॉम। देखिए, जब आप बीकॉम कर रहे होते हैं ना, तो सिंपल अगर आप बीकॉम कर रहे हैं और कोई दूसरा काम नहीं कर रहे, आप घर पे हो, आप जॉब भी नहीं कर रहे, सिर्फ बीकॉम कर रहे हो, तो ये एक मेरे अपने ओपिनियन के हिसाब से एक थोड़ी सी नहीं बल्कि एक वर्स्ट कंडीशन है एक स्टूडेंट के लिए। उसने 2 साल का पीरियड एक ऐसे गुजार रहा है कि वो सिंपल ले ले। हो सकता है हर किसी के अपनी पर्सनल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ना कुछ वर्किंग्स होती हैं, तो वो अपने हिसाब से वो वर्क कर रहा होगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा, सबको नहीं कह रहा, लेकिन इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन कुछ दूसरी ऐसी चीज़ भी नहीं कर रहा और सिंपल बीकॉम कर रहा है, तो बीकॉम ऐसी स्टडी ही नहीं है कि उसके लिए आपको पूरे साल बैठ करके तैयारी करने की ज़रूरत हो। सही है। बीकॉम के साथ साथ एफ कर रहे हो? खैरियत? कोई ऐसी चीज़ करो ना जो कि थोड़ी बेहतर हो, कॉम्प्लीमेंट कर सके। एसीसीए बेहतर है, लेकिन एसीसी आप रिसेंटली स्टार्ट कर सकते थे। खैर, मैं ऐसे किसी को टारगेट करके बोलना मुनासिब नहीं है। मैं एक जनरल बात बोलता हूँ, अगर आप उसके हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें आप देख लो तो हो सकता है कोई बेहतरी हो। जनरल बात क्या है, मार्केट में जब एक बीकॉम किया हुआ स्टूडेंट जाता है तो उसे क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है? पहली चीज़, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता उन चीज़ों का जिसके लिए वो बीकॉम में जा रहा है। हो सकता है दूसरा एक्सपीरियंस हो, कहीं ना कहीं कोई दूसरी जॉब कर रहा हो, उसका एक्सपीरियंस हो, लेकिन बीकॉम के बेसिस पे वो जिस तरह की जॉब लेने जा रहा है उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर होता है देन इट्स गुड, लेकिन यूजुअली नहीं होता। पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़, मार्केट में इतने एसीसीए के कुछ पेपर्स रहते हैं वाले स्टूडेंट इतने हैं, सीए के कुछ पेपर्स रहते हैं वाले स्टूडेंट इतने हैं कि आप बीकॉम वालों को कोई पूछते नहीं। आप अगर एडवर्टाइज उठा करके देख लो अखबार में, तो एसीसीए कंप्लीट या सीए पार्ट क्वालिफाइड, कोई ढंग की अगर जॉब है तो उसकी रिक्वायरमेंट ही आ रही है। सही है। पिफा को भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी पिफा को इतना लोग थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। सीआईए की अपनी मार्केट है, इंटरनल ऑडिटर है वो, उसकी अपनी अलग मार्केट है। सही है। लेकिन अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है,
आप मार्केट में इंटर हो जाते हो तो एक तो आपको जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, फिर उस जॉब को सर्वाइव करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। सही है। तो मैं प्रेफर क्या करता हूँ करूँगा अपने स्टूडेंट को, मैं क्या बोलता हूँ वो ये है कि अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो साथ में साइड पे कोई कोर्स करते रहो या कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स लेते रहो जो सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स हो, जिनमें कुछ सर्टिफिकेट्स मौजूद हों। सही है। ताकि आप जब मार्केट में जाओ तो आप बता सको मैंने ये ट्रेनिंग्स भी ली हैं। और उन ट्रेनिंग्स का ध्यान ये रखो कि वो ट्रेनिंग्स जो है ना आपके इस करियर को सपोर्ट करने वाली हो। मैंने बीकॉम किया, मैं फाइनेंस में जाने वाला हूँ और मैं ट्रेनिंग्स ले रहा हूँ टीम पार्टिसिपेशन में। सही है, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जर्नल हो जाएगी, ये मेरे करियर को सपोर्ट नहीं कर रही है। मुझे पहले वो ट्रेनिंग लेनी चाहिए जो मेरे करियर को सपोर्ट करे। और इसका क्या तरीका है, डिफरेंट ट्रेनिंग्स में कैसे ले सकता हूँ। हर कोई सोशल मीडिया पे मौजूद है, लोगों की बहुत सारी एक तादाद जो है वो लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। लिंक्डइन पे या गूगल पे जो मेनली जो ट्रेनिंग्स हैं वो आती हैं आपके डाटा मैनेजमेंट, डाटा एनालिसिस या एक्सेल वगैरह से रिलेटेड आती हैं। ऐसी नहीं आती जो कि आपसे डायरेक्ट रिलेट करती हैं, लेकिन आपसे ये जो एक्सेल वाली चीज़ है ये आपसे रिलेट करती है। सही है। एक्सेल के ऊपर अगर आपको कमांड है तो ये चीज़ बहुत फेवर में जाती है आपके। तो बीकॉम के साथ साथ एक ऐसी ट्रेनिंग जो एक्सेल के ऊपर हो या टैक्स के ऊपर हो या कुछ रिपोर्टिंग्स के ऊपर हो, मैनेजमेंट के ऊपर हो, कुछ इस तरह की ट्रेनिंग्स अगर आपने साथ ली हुई हैं तो आप मार्केट में जाते हो तो आपकी पर ज़्यादा बेहतर होती है। सही है। अब ये ट्रेनिंग्स कैसी दी जाए। एक तो मैंने बता दिया कि आपके जो ट्रेनिंग्स हैं ये लिंक्डइन और गूगल ऑफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन ये टैक्स के ऊपर ऐसी ऑफ़र नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टैक्स बेसिकली पाकिस्तान ओरिएंटेड है। सही है। हम जो टैक्स फॉलो करेंगे, जो उस टैक्स का हमें काम आएगा वो क्या है, वो है पाकिस्तान ओरिएंटेड। अगर मुझे टैक्स की लिंक्डइन पे या गूगल पे कोई ट्रेनिंग मिलेगी भी ना तो वो किसी ना किसी फॉरेन कंट्री की होगी, वो पाकिस्तान की नहीं होती। क्यों? क्यों नहीं होती? क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई जो है वो कमाने के लिए बैठा हुआ है, वो कहता है कि मुझे पेमेंट दोगे तो फिर मैं ट्रेनिंग लूँगा, वरना मैं नहीं लूँगा। सही है। तो आपको थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ से मुझे थोड़ी रेलेवेंट ट्रेनिंग मिल सकती है। अपने सीनियर्स जो उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, टीचर से बात करनी पड़ेगी कि इस तरह की ट्रेनिंग है, ये मुझे कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ रही है या ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो इसको लेने का फ़ायदा है या किस तरीके की ट्रेनिंग्स में लूँ। सही है। एक्सेल की ट्रेनिंग्स आपको बहुत ईज़िली बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगी। सही है। एक्सेल की ट्रेनिंग आपको लिंक्डइन पे ही मिल जाएगी, गूगल पे ही मिल जाएगी, कोर्सेज़ मिल जाएंगे, इतना बेहतरीन मिल जाएगा कि आप सर्टिफिकेशन से पहले आपको ₹1 किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। सही है। और अगर करना भी पड़ा तो बहुत छोटी अमाउंट करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप अपनी स्किल इन्हांस कर सकते हैं बीकॉम करते हुए भी। अगर आप कोई आपको जैसे एक दो एग्जाम्पल ऐसी हैं कि स्टूडेंट जो है वो कहीं पे जॉब कर रहा है या फीमेल हजरत अगर कोई है तो वो घर के बहुत सारे काम है जिसमें वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, घर की क्या कंडीशन है हमें नहीं मालूम, तो मे बी वो सिंपल बीकॉम ही कर पा रहे हो और कुछ और नहीं कर पा रहे हो, तो सही है आप किसी ऐसे सर्टिफिकेट में नहीं लो एडमिशन जो कि CA ACCA जो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर कर रहा है, लेकिन आप ऐसी ट्रेनिंग्स में जा सकते हो। सोशल मीडिया पे हर कोई घूमता है, ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, हर कोई जा रहा होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे फेसबुक से ज़्यादा इस्तेमाल आप लिंक्डइन का करो। आपकी स्किल इन्हांस होगी और आप मार्केट में स्टैंड करोगे ऐसे कि दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सही है। जब आप जाओगे अपनी बीकॉम का सर्टिफिकेट ले करके इंटरव्यू में अपनी सीवी कहीं पे आप ड्रॉप करते हो तो सीवी पे जब लिखा होगा कि इस पर्सन ने एक्सेल का ये कोर्स किया हुआ है, इस पर्सन ने टैक्स की इतनी नॉलेज है और प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कर सकता है, लिखा हुआ हो कि हाँ ये रिपोर्टिंग के बारे में भी जानता है और चलो ग्रेजुएट है। सही है। एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है। कंफर्म जो पिक होने वाली शुरुआत की सीवीज़ होंगी उनमें आपकी सीवी होगी। सही है। आपकी सीवी स्टैंड करेगी उनके दरमियान जो कि ACCA और CA के कुछ पेपर्स रहते हैं वाले स्टूडेंट होंगे। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो, क्यों? क्योंकि मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए एक्चुअली पर्सन काम करने वाला। सही।
अगर काम करने वाली चीज़ें उसकी सीवी पे हैं तो वो से रखेंगे, अगर काम करने वाली नहीं है तो नहीं रखेंगे। इवन ये सीए और एसीसीए के स्टूडेंट के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो जब जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो सामने इंटरव्यू ये बोल रहा होता है, यार आपने तो इतने पीरियड तक जो भी किया वो ऑडिट किया, सही है, आप टेबल के दूसरे साइड पे थे, अब आप इस साइड पे आ रहे हो तो आप तो एकदम फ्रेश हो मेरे लिए, सही है, मैं क्यों आपको कोई हाई ऑफर करूँ या लेकर के चलूँ। इस तरह के सवाल आते हैं, मेरे स्टूडेंट को भी इस तरह के सवाल आते हैं। लेकिन अब अगर आपने प्रैक्टिकली वो काम किया हुआ है जो उसे चाहिए, उसे क्या चाहिए, सपोज करते हैं कि आपके किसी इंटरव्यू के लिए आप गए हैं तो आपको क्या चीज़ें वो पूछ रहा होगा। सबसे पहले तो आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, सही है, उसे चाहिए एक एजुकेटेड पर्सन जो कि वेल बिहेव तो कर सकता हो। ये चीज़ क्या है, अगर मेरे पास बीकॉम है, बीकॉम की डिग्री है या कोई एडिशनल कोई दूसरी डिग्री भी है तो ये चीज़ मेरी पूरी हो रही है। प्लस वेल बिहेव क्या है, वो सामने से पर्सन को कैसे वो बात कर रहा है बंदा, और कैसे जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, ड्रेसिंग कैसी है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, पर्सनैलिटी कैसी है, ये चीज़ वो है जो हम मैनेज कर सकते हैं फॉर द टाइम ऑफ इंटरव्यू। दूसरी क्या चीज़ है, दूसरा वो चाहता है कि आप एक बीकॉम वाले की जो जॉब है वो यूजुअली डेटा एंट्री या मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है, सही है, तो उसे क्या, उसे या तो कोई सॉफ्टवेयर हो, सही है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसे बोल रहे हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो उसका एक्सपीरियंस हो, या एक्सेल पे जो डाटा मेंटेन हो रहा है उसका एक्सपीरियंस हो, एक्सेल का पता हो, सही है। दूसरा वो क्या चाहते हैं, दूसरा वो ज़्यादा चाहते हैं कि भाई मेरी इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की जो कंप्लाइंसेस हैं, सही है, इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स की जो कंप्लाइंसेस हैं वो कंप्लाइंसेस हो सके। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कि भाई रिटर्न फाइल कैसे होता है, फाइल करने वाली चीज़ हो सके, सही है, रिटर्न बना नहीं रहे वो, क्यों, क्योंकि इसकी प्लानिंग में टैक्स का एक बहुत वास्ट नॉलेज चाहिए होता है। अगर आप इसकी ये बनाने के लिए बैठे हो तो इसका एक वास्ट नॉलेज चाहिए होता है टैक्स के लिए, टैक्स का बेसिकली रिटर्न बनाने के लिए। तो रिटर्न बना तो नहीं रहे लेकिन रिटर्न आप सबमिट कर सकते हो, सही है। सबमिशन का क्या प्रोसेस है, प्लस विद होल्डिंग की जो स्टेटमेंट्स हैं जो जारी होती हैं वो हो गई, प्लस कोई अगर रिक्वायरमेंट आती है तो वो रिक्वायरमेंट आप उसके हिसाब से बना करके जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं वो रिक्वायरमेंट्स आप प्रिसाइजली उसी फॉर्म में दे सको जिस फॉर्म में रिक्वायर्ड की गई हैं, सही है, उस तरह का डेटा मेंटेन हो सके, सही, यही रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आ गया तो आपकी बुक्स वगैरह मेंटेन करने की चीज़ आ जाएगी, सही है, लेजर हो गए, जर्नल एंट्रीज हो गई, आपकी एंट्रीज आप बना पाते हो नहीं बना पाते हो, ये चीज़ें हो गई, सही है। तो एक बीकॉम जो है वो जब इंटरव्यू के लिए जा रहा है या जॉब के लिए जा रहा है तो क्या चीज़ एक सामने वाले पर्सन को चाहिए, वो ये आपके बीकॉम से या आपकी पर्सनल एफर्ट से पूरी हो रही है। ये चीज़ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दे रही है, ट्रेनिंग ये चीज़ प्रोवाइड कर दे रही है। प्लस आपको क्या करना है, आपको कहीं पे जो पहली जॉब मिल रही होगी वो इतनी हाई नहीं मिलती, सही है, किसी को नहीं मिलती, आप बहुत बड़े तो चीज़ की तब भी पहली जॉब यूजुअली इतनी हाई नहीं होती, सही है। तो पहली जॉब पे कुछ एक्सपीरियंस गेन करके जब आप इस स्किल के साथ स्विच करते हो तो आप अच्छे तरीके से स्विच कर पाते हो। मेरे जानने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी, अपनी इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी, वो पिफा करते रह गए या ACCA में एडमिशन लिया और वो नहीं हो पाया, ज़्यादा पेपर नहीं निकले, और वो आज भी थक हार के या तो जॉब नहीं है, अगर जॉब चली जाती है तो बहुत पीरियड उन्हें लगता है दोबारा जॉब गेन करने में, प्लस आज बहुत पीरियड के बाद सब चीज़ों हट के वो मास्टर्स की तरफ जा रहे हैं,
सही है, जिसमें फर्दर 2 से 3 साल और लगने वाले हैं। सही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप, क्योंकि बीकॉम के स्टूडेंट हैं, कोशिश ये करो कि इस तरह की ट्रेनिंग्स आप अटेंड करते रहो। सही है। ये चीज़ आपको, आपसे बहुत कम अमाउंट आपके पास से जा रही होगी, आपके पास से ज़्यादा अमाउंट कुछ नहीं जाती, लेकिन आपको स्किल जो मिलती है वो बहुत बेहतर होती है। सही है। मैनेजमेंट से रिलेटेड स्किल की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है अभी आपको। आपको ज़रूरत है वो जो कि प्रैक्टिकली आप काम कर रहे हो तो उससे रिलेटेड स्किल। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे अगर आपको किसी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम आनी है वो कर लो। जो ऑब्सोलीट सॉफ्टवेयर हैं उन पे करने का फ़ायदा नहीं है। सही है। अब कोई बुक एक ऐसे पोजीशन में खड़ा हुआ है कि शायद कुछ पीरियड में कोई बुक भी ऑब्सोलीट हो जाए, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, लेकिन कोई बुक से पहले के जितने हैं ना वो तो हो चुके हैं, उनकी तरफ तो जाने की सोचना भी। सही है। पीएचडी हो गया, टैली हो गया, इसकी तरफ जाने की आप सोचो भी नहीं, बेकार चीज़ हो चुकी है अभी। एक्सेल की तरफ आप जा सकते हो, पावर बीआई की तरफ आप जा सकते हो। सही है। आप फिर टैक्स की ट्रेनिंग्स की तरफ जा सकते हो, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की ट्रेनिंग्स की तरफ जा सकते हो, आप रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग्स की तरफ जा सकते हो, आप बेहतर अकाउंटेंट की ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हो। ये ट्रेनिंग्स आप अटेंड करो। एनालिसिस से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग है तो उस पर जा सकते हो, लेकिन लिंक्डइन पे एनालिसिस से रिलेटेड या कोई भी ट्रेनिंग जो ऑफर की जा रही होती है ना, तो वो ये भी देखते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है उसका कैलिबर कैसा है। अब वो अगर आपको ट्रेनिंग अटेंड करने दे रहे हैं फ्री में, या एक वेबिनार अटेंड करने दे रहे हैं फ्री में कि वहाँ पे वो जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो वो ये चाहेंगे कि मेरा जो पार्टिसिपेंट है उसके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो आकर के मेरी ट्रेनिंग ख़राब ना करे, वो वहाँ से कुछ गेन करके खामोशी से जाए। सही है। ज़्यादा परेशान भी ना करे। तो आपका कैलिबर भी देखा जाता है। तो अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को बेहतर से बेहतर रखने की कोशिश करो, ताकि अगर कहीं पे आप अप्लाई करते हो ट्रेनिंग के लिए तो वहाँ पे आप सेलेक्ट हो सकें। सही है। अब बेटा ये गुलशन ब्लॉक 2 है, लेकिन आप लोगों को जिस जिसको यहाँ से एडमिशन की कंफर्मेशन गई है, जिसके पास ये आईडी है, उसको ऑलरेडी एड्रेस भी गया होगा ईमेल के थ्रू। कंप्लीट एड्रेस जो है वो ईमेल के थ्रू गया होगा। बाकी ये कि अगर आप वेबसाइट पे विज़िट करो या आप इसके दूसरे पेजेस विज़िट अगर करते हो इंस्टीट्यूट के, तो वहाँ पे भी एड्रेस अवेलेबल है। सही है। इसकी वेबसाइट आप देख सकते हो। ये है आपकी AFAPgroup.com। सही है। इस पर आप विज़िट कर लो, आपको सारे एड्रेस, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेटा काशिफ साहब के पास आपका नंबर आया होगा ना, आपसे किसी तरीके से कांटेक्ट हुआ होगा, आपने कोई फॉर्म वगैरह फिल किया होगा। खैर आप वेबसाइट पे विज़िट करो, आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सही है। और देखो, अगर विज़िट करना चाहते हो आप यहाँ पे विज़िट करो, विज़िट करके आपको इन्फॉर्मेशन, विज़िट करके भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी। सही है। अच्छा जी। अब हमने क्या कर लिया ओरिएंटेशन में, हमने देख लिया कि जो बीकॉम है इसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, उसकी प्रिपरेशन में किस तरीके से हम करवा रहे होंगे, अगला जो एक महीना उसे कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। दूसरा क्या है, हमने देख लिया कि बीकॉम के साथ साथ मुझे क्या चीज़ें करते रहनी चाहिए ताकि मेरी बर्थ रहे। ये चीज़ आज की डेट पे क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आज की डेट पे इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नाउ बीकॉम ख़त्म हो रहा है। BS 4 ईयर्स आ चुका है, बीकॉम को HEC ने 2 साल के जो बीकॉम या BA है उसको HEC ने और हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो रिजेक्शन आ चुकी है इसकी। अब तक जो लोग इनरोल हो गए बस सिंपल उनको पास किया जाएगा, उनको क्लियर किया जाएगा। और हो सकता है, जो होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो एनरोल हो चुके लेकिन वो पास होने का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी भी वजह से उनके बार बार पेपर रुक रहे हैं या वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो स्टूडेंट अगर क्लियर नहीं कर पाते तो वो एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने वाले कि बीकॉम अगर
कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया कि ये लास्ट अटैम्प्ट है, इसमें जो हो गया, उसके बाद जो है वो बीकॉम के कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। सही है, तो वो जो बेचारे हैं उनको बीएस में दोबारा 4 साल के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा और पता नहीं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। सही है, तो बीकॉम पास कर लेना है, निकाल लेना है जिसका जितनी जल्दी हो, इसमें पेपर रोकने नहीं है। और मेरे अपने हिसाब से बीकॉम में पेपर रुकने भी नहीं चाहिए। सही है। अब एक चीज़ अभी तक जो हमने बीकॉम के बारे में देखी वो कुछ नेगेटिव चीज़ देखी। वो क्या देखी? वो ये देखी कि अगर मेरा बीकॉम नहीं निकलता या इवन कि निकल भी गया, बीकॉम एक मेरे लिए क्या है, एक ऑब्स्टिकल बना हुआ है, कोई रिवॉर्ड नहीं दे रही है। सही है, कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो मुझे कोई ऐसी खास जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जॉब ऑलरेडी मार्केट में हर किसी के पास है। सही है ना, हर कोई बीकॉम की हवा आ रहा है। आप कराची यूनिवर्सिटी में जब आप बीकॉम के पेपर देने के लिए जाते हो तो इतना बड़ा एक मजमा होता है कि आप, ऐसा लगता है कि शायद आधा कराची उठ करके आ गया। सही है, इतना बड़ा मजमा होता है। तो बहुत सारे बीकॉम के पढ़े हुए हैं मार्केट में, जिनके पास बहुत सारे ऐसे भी जिनके पास जॉब नहीं है, जिन्हें बीकॉम से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ ऐसे भी हैं। आपको कैसे फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा ऐसे होगा, दो कंडीशन। पहली, बीकॉम प्लस अदर सर्टिफिकेट। सही है, अब कौन सा सर्टिफिकेट है ये देखा जाएगा। दूसरा, बीकॉम प्लस ट्रेनिंग्स। तीसरा एक आ जाता है जो कि इन दोनों का सम होगा, बीकॉम प्लस अदर सर्टिफिकेट प्लस ट्रेनिंग्स। अगर आपके पास अदर सर्टिफिकेट्स प्लस ट्रेनिंग है तब तो बात ही हो रहा है। अगर सिंपल इन दोनों में से कोई एक भी है तब भी आप मार्केट में अच्छी पोजीशन ले सकते हो। अब हम कैसे इस चीज़ में हेल्पफुल होंगे? हम कैसे इस चीज़ में हेल्पफुल होंगे? आपको एक तो मैंने वो चीज़ बता दी कि आप लिंक्डइन की तरफ जाओ। सही है, अपना प्रोफाइल लिंक्डइन का बेहतर करो। फेसबुक का प्रोफाइल कुछ एकदम फजूल चीज़ होती है, वो आपके, आवाज़ आ रही है काफ़ी लोगों को? मुझे कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है बाकी लोगों को? मिसबा, आप अपना थोड़ा सा नेटवर्क देखें। सही है, अपने नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा चेक करें या तो रीस्टार्ट करें। आएगी आवाज़? अच्छा, तो मैं कैसे हेल्प कर रहा हूँ? एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप लिंक्डइन का अपना प्रोफाइल बेहतर करें और लिंक्डइन पे ज़रा सर्च करें, गूगल पे ज़रा सर्च करें डिफरेंट ट्रेनिंग्स को। सही है, आपको मिलेंगी फ्री ट्रेनिंग्स। दूसरी, एक मैं एक वेबसाइट बताया था आपको, जो यहाँ से आपको फ्री तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको यहाँ से ऐसी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी जो बहुत कम प्राइस में होंगी, बहुत कम प्राइस में होंगी। सही है, ऐसी भी हैं जो 1000 रुपीज़ की भी आपको मिल जाएंगी, 1000 2000 में। सही है, कोई महंगी कॉस्टली बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो ये यूडेमी, यूडेमी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट, इवन आपको उर्दू में भी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी, इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। यहाँ पे डिफरेंट जो ऐसे लोग हैं जो इवन टीचर्स भी हैं, वो भी अपनी कुछ ट्रेनिंग्स बना करके इनको देते हैं। सही है, और ये उसे लॉन्च करते हैं। सही, और जो भी उनकी आपस में टर्म्स होती हैं वो अलग है, लेकिन आपको वो ट्रेनिंग, इसमें पाकिस्तानी टीचर्स भी मौजूद हैं, इसमें फॉरेनर्स भी मौजूद हैं, इसमें आपको डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस भी मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर आप जाकर के सर्च करते हो तो आपको उर्दू में बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल सकती हैं और बहुत इनकी एक क्वालिटी है, एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं। सही है, उस क्वालिटी से बिलो की ये ट्रेनिंग्स लेते नहीं हैं। तो आपको यहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग्स मिल सकती हैं। सही, यूडेमी हो गया, लिंक्डइन हो गया। दूसरा, मैं जो हेल्पफुल हो सकता हूँ वो क्या है, ये जो इंस्टीट्यूट है, एकेडमी ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी प्रोफेशन, AFAC, ये क्या करता है, ये बेसिकली बहुत सारी ट्रेनिंग्स
लॉन्च करता रहता है, सही है, टाइमली लॉन्च करता रहता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जाके भी ट्रेनिंग्स करवाता रहता है और अपने प्रेमिसेस में भी डिफरेंट ट्रेनिंग्स लॉन्च करता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो। अभी हाइब्रिड इन्वायरमेंट पे चल रही है बहुत सारी, जैसे अभी ओरिएंटेशन भी हो रही है, तो ये हाइब्रिड इन्वायरमेंट में है, सही है। ये अपने स्टूडेंट को मेनली कोशिश ये करता है कि ट्रेनिंग्स जो है वो उसके अपने स्टूडेंट के लिए फ्री रहें, सही है, या कोई हैवी डिस्काउंट उसे अवेलेबल हो। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसा तबका है जो ज़्यादा फाइनेंस इसके पास नहीं होता और इस बेचारे के पास टाइम भी इतना नहीं होता, सही है। ये एक ऐसी पोजीशन पे होता है, ये एक ऐसी एज है जहाँ पे आपके पास ना टाइम होता है ना आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, सही है। तो अगर आपसे इस मौके पे अर्न करना शुरू कर दिया जाए, ऑर्गेनाइजेशंस अर्न करना शुरू कर दें आपसे, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अगर अर्न करना आपसे शुरू कर दें तो ये एक्सप्लॉयटेशन होती है, सही है। और इससे होता ये है कि वो स्टूडेंट जिसमें कुछ कैपेबिलिटीज़ होती भी हैं वो सामने नहीं आ पाता, सही है। वो ये एफ़र्ट ही नहीं करता कि वो किसी ट्रेनिंग की तरफ जाए। आप में से ऐसे मेजॉरिटी ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोच करके कि भाई ट्रेनिंग्स कॉस्टली होंगी, कुछ ना कुछ अमाउंट लगती होगी, आज तक उन्होंने शायद सर्च भी ना किया हो, सही है। आज जा कर के ये चीज़ें ज़रा सर्च करना, ये कोई कॉस्टली इतनी नहीं होती। लिंक्डइन पे तो आपको इवन फ्री बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सही है। यूडेमी पे बहुत कम कॉस्ट मिलेगी। मेरे पास आपको मेजॉरिटी ट्रेनिंग्स फ्री हैं जो मैं अपने प्रेमिसेस में यहाँ पर हो रही होती हैं। दूसरी, कुछ जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ की प्रीमिसेस में जाकर के हो रही हैं, तो वहाँ पे भी हम अपने कुछ स्टूडेंट को, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को, जिनको समझा जाता है कि हाँ इनका वहाँ पे जा ले करके जाना बेहतर है, तो उनको वहाँ पे ले जा करके फिर वहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं। ये परमिशन होती है कि हमारी अपना भी अगर कुछ स्टाफ वहाँ पे जा कर के लेना चाहे तो वो ले। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है स्टूडेंट के लिए कि वो कॉर्पोरेट कल्चर में जा रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से काम हो रहा है, वहाँ बैठ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक झिझक ख़त्म होती है, कुछ पीआर बनती है, तो ये चीज़ भी बेहतर होती है। जब ये चीज़ आपको मिलेगी तो आप अगर सिंपल बीकॉम भी हैं, आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। अपने आपके पास बीकॉम तो सिंपल एक एजुकेशन है, एक सर्टिफिकेट है, एक एकेडमिक सर्टिफिकेट है बेसिकली। आपकी क्या स्किल है ये सामने वाले को आप डॉक्यूमेंट करके बता पाएंगे कि ये मेरी स्किल है, प्लस आपके कुछ रेफरेंसेस भी होंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा, सही है। तो कोशिश आप ये ज़रूर करो कि ट्रेनिंग्स की तरफ जाओ और अपना प्रोफाइल बेहतर बनाओ बीकॉम के साथ। ये बीकॉम के लिए स्पेशली इस ओरिएंटेशन में इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि आप का जो आगे आने वाला पीरियड है वो बहुत मुश्किल है। ये आपको कोई इंस्टीट्यूट मेरे ख़्याल से नहीं बताएगा कि आप आगे क्या कर रहे होगे, सही है। आगे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो ACCA कर ले। अच्छा, मॉक पेपर्स, ये क्रैश कोर्स जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद मॉक पेपर्स दिए जाएंगे। और मॉक पेपर्स, न सिर्फ के मॉक पेपर्स दिए जाएंगे, आपको वो एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट दे करके आपसे पेपर एग्ज़ाम लिया जाएगा उन मॉक पेपर्स में, सही है। और फिर उस पर आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। ये प्रैक्टिस बेसिकली हमारी जो है वो CA और ACCA के हिसाब से है कि उनको, उनके साथ हम इसी तरीके से डील कर रहे होते हैं। सबसे पहले रेगुलर क्लासेस उन्होंने ले ली, उसके बाद एक रिफ़्रेशर वाला भी एक सीन चल रहा होता है कि उसमें भी अगर कोई टॉपिक किसी को छूट गया तो वो रिफ़्रेशर में आकर के वो टॉपिक ले लें और वो फ्री होता है। क्रैश में आकर के लेते हैं तो क्रैश भी उनके लिए फ्री होता है क्योंकि वो हमारे रेगुलर के स्टूडेंट है। क्रैश आकर के लेते हैं, क्रैश में जो है फिर एंड में उनसे मॉक पेपर्स इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, मॉक एग्ज़ाम दिया जाता है, एग्ज़ाम के ऊपर फीडबैक दिया जाता है ताकि वो जज कर सकें कि हाँ वो किस पोजीशन पे खड़े हैं। एग्जैक्टली सेम चीज़ आपके साथ भी होगी, सही है। और आप लोग इंशाल्लाह यहाँ पे जितने आते हैं उनके लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई बीकॉम पास करना मुश्किल नहीं है, बीकॉम ज़रूर पास होगा।
अगर आप ACCA स्टूडेंट हो इस बार, तो यूजुअली तमाम, ये सिर्फ मेरी प्रैक्टिस नहीं, यूजुअली तमाम इंस्टीट्यूट की ये प्रैक्टिस है जो मैंने बताई है। रेगुलर स्टूडेंट फिर रिफ्रेशर में आपको जो है वो टाइम दिया जाता है कि आपको टॉपिक अगर मिल के रह गया आपका तो वो आप अटेंड करें। फिर उसके बाद आपको क्रैश कोर्स दिया जाता है और वो भी फ्री होता है उनके लिए जो रेगुलर स्टूडेंट हैं। और फिर आपका एग्ज़ाम भी लेकर के बता रहे होते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम, मॉक एग्ज़ाम जो है वो देते हैं, लेकिन वो उसकी फिर कुछ पेमेंट ले रहे होते हैं, कुछ फ़ीस रख रहे होते हैं वो, और वो सबके लिए ओपन होता है। सही है। तो ये है कंप्लीट सिनेरियो बीकॉम का, जहाँ पे कैसे आपको अपनी चीज़ें मेंटेन करनी है, अपना जो अगला 1 महीना है बीकॉम के ऊपर कैसे आपको लेकर के चलना है। सही है। ये यूडेमी, ये हमारी वेबसाइट, ये नोट कर ली आप लोग, मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ। सही है। नोट कर लिया आपने। लिंक्डइन आपने नोट कर लिया, लिंक्डइन वाली चीज़। ये चीज़ ज़रूर करना, आप मेरे पास आओ ना आओ ये चीज़ ज़रूर करना, आप लोगों को बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ जो लोग ये नहीं कर रहे हैं ना, जो लोग ये नहीं कर रहे हैं वो आगे पछताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल बीकॉम की कोई हैसियत नहीं है। बिलीव मी, कोई हैसियत नहीं है मार्केट में सिंपल बीकॉम की। सही है। सिंपल बीकॉम विद 7 to 8 years एक्सपीरियंस, वो पर्सन की अगर जॉब उसकी चली जाती है तो वो फारिग बैठता है, बहुत पीरियड तक फारिग बैठता है। सही है। और उस ऐसे लोगों की जॉब चली जाती है। एक CA क्वालिफाइड पर्सन है या ACCA क्वालिफाइड पर्सन है, यूजुअली इनकी जॉब जाती नहीं है, ये खुद जॉब छोड़ करके आते हैं। सही है। अगर इन्हें छोड़नी होती है तो ये छोड़ते हैं, सामने एम्प्लॉयर नहीं छोड़ता। लेकिन बीकॉम वाली एक ऐसी पोजीशन है कि इनकी जॉब चली भी जाती है, कहीं कोई डाउन चार्जिंग कुछ ही, सबसे पहले ये जाते हैं। सही है। या ACCA CA के कुछ पेपर रहते हैं वो लोग भी चले जाते हैं। लेकिन वंस आप CA ACCA हो गए तो फिर यूजुअली ऐसा नहीं होता कि आपकी जॉब जाए, आप खुद जॉब छोड़ करके कहीं है तो स्विच होते हो किसी दूसरी तरफ आते हो, कुछ करते हो। बीकॉम एक बहुत वल्नरेबल पोजीशन है। इसमें हमेशा आपके पास एक तो यहाँ पे अभी टाइम है आपके पास, आप ट्रेनिंग्स कर सकते हो, ट्रेनिंग्स पे फोकस करो। सही है। और सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स पे जो कि सर्टिफिकेट इशू कर रही हो, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी स्किल तो आ गई है, आप वो प्रेजेंट कहीं नहीं कर पाओगे, कोई मानेगा नहीं। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। सही है। कैसा भी हो, वो ट्रेनिंग हो उसका सर्टिफिकेट हो। लिंक्डइन पे यूजुअली सर्टिफिकेट्स मिलते हैं आपको ट्रेनिंग पे। सही है। पहली चीज़, हमने बीकॉम का सिलेबस देख लिया। सही है। दूसरा, हमने अपनी स्ट्रेटजी देख ली कि हमें अपने फ्यूचर के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी है। स्ट्रेटजी क्रैश कोर्स में बता रहा हूँ। क्रैश कोर्स में अगर मैं नॉर्मल रेगुलर बीकॉम की ओरिएंटेशन ले रहा होता तो शायद मैं आप लोगों को बता रहा था बीकॉम क्या है, बीकॉम के कोर्सेज क्या हैं, कैसे होता है, किस तरीके के इंस्टीट्यूट करवाते हैं, क्या है। आप क्योंकि क्रैश में आ रहे हो तो इसका मतलब है आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जानते हो, ये चीज़ें मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। दैट्स वाई मैं आपको आज स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि अपने करियर के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी है। अब आप करियर ओरिएंटेड होने चाहिए। सही है। स्ट्रेटजी हमने देख ली क्या हमें रखनी है। अब हम आते हैं एग्ज़ाम के लिए हमें क्या करना है, एग्ज़ामिनेशन पास करने के लिए हमें क्या करना है। एग्ज़ाम पास करने के लिए एक चीज़ याद रखो, बीकॉम में दो तरह की चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ये कि या तो रेगुलर अगर पेपर आ गया, सही है, रेगुलर अगर पेपर आ गया जैसा आ रहा है तब तो मज़े आ गए, हमारे जितने इंपॉर्टेंट थे वो लग गए, हम पास होने ही तरीका। अगर रेगुलर नहीं आया, सही है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर निकल के आ गया, किसी ने ऐसा प्लान कर दिया जिसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं लगे, सही है, ये दो कंडीशन होती हैं। आपको इस कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना है। सही है। इस कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना है। ये जो क्रैश कोर्स करवाया भी जा रहा है ये भी इस कंडीशन के लिए आपको प्रिपेयर रखेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सिर्फ इस कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना है, ऐसा नहीं करना कि 100% एफर्ट इस कंडीशन के लिए डाल दो कि ये तो कवर हो ही जाएगी अगर मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाली कवर कर दी तो।
भाई आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी में रिकवर करने के लिए सारी चीज़ें अगर यहाँ पे करने की कोशिश करोगे ना, तो आप फोकस खो दोगे। फोकस आपको यही करना है, फोकस इसी पे करो, सही है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको तो 100% पूरा पूरा करके रखो। जो अदर है ना, उसमें इतना कर दो कि अगर कुछ और आ जाता है तो मैं पास हो सकूँ, मेरी 40-50% दूसरी चीज़ें कवर हों। सही है, ऐसा नहीं हो कि मैंने इंटायरली छोड़ दिया। ये चीज़ ज़रूर करो, सही है। दूसरी चीज़, एक मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इस चीज़ को अपने जहनों में आप रखिएगा, लेकिन इसका कोई बैड इम्पैक्ट इतना लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फैक्ट है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसे काम होते हैं कि आपके पेपर्स भी चेंज हो जाते हैं, कुछ ऐसे काम भी होते हैं कि आपके पेपर्स चेंज नहीं हुए, लेकिन जो चेकर है उसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने सही चेक नहीं किया, सही है। आपकी कॉपी मिसप्लेस हो गई, सही है। और ऐसा भी होता है कि टारगेट करके चीज़ें जो है वो चेंज की जाएँ, सही है। तो अब ये वाली चीज़ कि बाहर बैठ कर के कोई बंदा किसी और से पेपर दिलवा दे, कुछ हो जाए, ये चीज़ ना कोई स्टूडेंट करना चाहेगा, और एथिकल स्टूडेंट ना कोई करना चाहेगा, और ना अब ये पॉसिबल है, सही है। ग्राउंड फैक्ट की बात कर रहे हैं, इसको ले करके आपको इस चीज़ को बेस नहीं बनाना है। ये सिंपल एक ग्राउंड फैक्ट की बात की है, आपको इसे बेस नहीं बनाना, दोबारा बोला भी नहीं, सही है। आप पेपर देते हुए अपने आप को एथिकली कैसे सिक्योर कर सकते हो कि आपकी कॉपी चेंज ना हो, आपकी कॉपी मिसप्लेस ना हो जाए, चेकर जो है वो कोई चीज़ स्किप ना कर दे, सही है, उसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी ना है। ये आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? ये अवॉइड करने का क्या तरीका है? देखो, कराची यूनिवर्सिटी में भी या डिफरेंट कोई अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी, वहाँ पे भी जो चेकर बैठा है ना, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, सही है। वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। हाँ, ये हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन ज़रूर है, उसके पास बहुत सारा वर्क है, वो कुछ चीज़ें देखते हुए कि हाँ भाई यहाँ तक कंप्लीट हो गई, अब वो छोड़ दे, कुछ एरर हो गया उससे, सही है। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं, तो उसका एरर ना हो आपके साथ, इस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जाए। दूसरी चीज़, मेरी कॉपी कहीं टारगेट करके रिप्लेस ना कर दी जाए, इस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जाए। वो जो टीचर है ना, जो चेक कर रहा है, जो चेकर है, वो ये बात जानता है कि मुझे ये ABC जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, प्रिसाइज आंसर वो जानता है, सही है। एक मिथ हम लोगों के जहन में बैठी हुई है कि जितना लंबा आप सॉल्व करोगे, जितना लंबा आप आंसर दोगे, उतने मार्क्स मिलेंगे। कुछ सब्जेक्ट के लिए ये चीज़ हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा नहीं है, सही है। आप प्रिसाइज रहो, टू द पॉइंट रहो, आपको पास होना है। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं भी मिले तो आपको पास होना है, आप पास हो। टू द पॉइंट बात करो, प्रिसाइज रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्लीमेंट कॉपी मैं लूँ, उससे ज़्यादा नहीं, सही है। जो कॉपी मिल गई है उसमें आराम से सारे के सारे आंसर हो सकते हैं। कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं एक सप्लीमेंट कॉपी और लूँ, उससे ज़्यादा नहीं। कोशिश ये करो, सही है। अगर आप ये कोशिश करते हो तो आप लोगों की नज़र में नहीं आओगे। मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंस देखा है, ऐसा एक्सपीरियंस है मेरे जानने में, जिनके साथ जो सीए का स्टूडेंट है, सीए के स्टूडेंट जिसकी सीए में अकाउंटिंग क्लियर है, सही, सीए में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसकी क्लियर है, ना सिर्फ पहली क्लियर है बल्कि जो फाइनल लेवल से जस्ट पहले की होती है वो भी क्लियर है उसने, और उसने बीकॉम का एग्ज़ाम दिया और उसके 3 नंबर आए, सही है। यार, 3 नंबर का क्या मतलब है? मैंने ऐसा देखा है, जो स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स, जो सीए में आपके जो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 में जो इकोनॉमिक्स है वो तकरीबन सेम है, थोड़ा सा कम कोर्स है उसमें, सीए में थोड़ा सा ज़्यादा कोर्स है, वही तकरीबन सेम इकोनॉमिक्स है जो सीए में। वो पर्सन सीए की जो इकोनॉमिक्स है वो क्लियर करके बैठा है, लेकिन
जब उसने बीकॉम में आया, बीकॉम में आकर के उसने अटेम्प्ट किए तो उसके 22 या 23 कुछ मार्क्स आए। सही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उसने वही स्ट्रेटजी अपनाई जो उसने सीए का पेपर अटेम्प्ट करते हुए अपनाई थी, वही स्ट्रेटजी उसने यहाँ पे भी अपना दी और उसका पेपर रुक गया। ऐसा नहीं हुआ। अगर वो ऐसा करता तो वो पास हो सकता था। सीए में उसने एक क्वेश्चन जिसके 10 मार्क्स थे उसके लिए अगर उसने 10 पॉइंट भी लिख दिए ना तो उसे नंबर मिल गया। क्यों? क्योंकि प्रिसाइज टू द पॉइंट उसने बात की, जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें उसने दे दी। सीए में ये प्रैक्टिस है। बीकॉम में लोग समझते हैं कि मुझे लंबा लिखना है, मुझे बहुत ज़्यादा कॉपी भरनी है तो फिर मुझे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ मुझे नहीं मिलेंगे। उसने बीकॉम में जाकर के, सीए का पढ़ा हुआ बच्चा है, थ्योरी तो बहुत सारी आती है, उसने बीकॉम में जाकर के रच के बहुत सारी चीज़ें लिख दी, बहुत सारी सप्लीमेंट्स भी लगा दी। टारगेट हो जाते हैं ऐसे लोग। सही है। तो टारगेट नहीं होना, टारगेट होने से बचना है। सही है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्लीमेंट लेनी है और एक सप्लीमेंट पे आपका काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको उससे ज़्यादा कॉपीज़ लेने की ज़रूरत पड़े। दूसरी चीज़, आप जो आपकी कॉपी है कहीं पे आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन तो नहीं देनी, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए एक पेपर, एक पेज। सही है। अब जब आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो कोशिश ये करो कि अगर आपका ये कॉपी है, अगर के क्वेश्चन पहला वाला इस वाले पेज पर ख़त्म हो गया, दूसरा आपका इस पेज से स्टार्ट हुआ, तब तो कोई मसले नहीं, यहाँ पे आप ख़त्म करो, दूसरा यहाँ से स्टार्ट करो। सही है। अगर आपका ये हुआ है कि यहाँ पे जाकर एक क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, अब नेक्स्ट पेज पे जाकर के क्वेश्चन स्टार्ट होगा, या तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ऊपर नहीं ख़त्म हो गया, ये पूरा का पूरा ब्लैंक आ रहा है। सही है। अब क्या करें? उसूल तो यही बनता है कि आप नेक्स्ट पेज पे जाओ। सही है। लेकिन मैंने क्या बोला है, सप्लीमेंट आपको सेव भी करनी है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे कंटिन्यू का वर्ड यहाँ पे मेंशन कर दो। सही है। कि देखने वाला आगे जा ही जाए हर हालत में, या अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो मिड से स्टार्ट कर लो। अगर ये मिड पे ख़त्म हो रहा है ना तो जो चेक करने वाला है वो नेक्स्ट पेज ज़रूर देखेगा। अगर ये ऊपर ख़त्म हो गया है तो ये वाले काम आपको करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। सही है? आपका ऐसा ना हो कि कोई चीज़ रह जाए। कोई भी पेपर बीच में इस पोजीशन पे यहाँ पे आप ऐसा कट किया हुआ नहीं छोड़ो। सही है। अगर कट किया हुआ है तो कंटिन्यू वाला वर्ड लिखो, अदरवाइज़ वो आगे नहीं जाएगा, वो समझेगा बस यहाँ पे ख़त्म हो। ब्लैंक पेपर कोई ऐसा कट नहीं करना। सही है। कुछ लिखा हुआ है वो कट कर लो, सही है, चलेगा। ब्लैंक पेपर कोई भी ऐसा कट नहीं करना। और अपने नाम, अपनी आइडेंटिफिकेशन आपको कहीं पे भी कॉपी पे इस्तेमाल नहीं करनी। सही है। किसी भी जगह पे कॉपी पे इस्तेमाल नहीं करनी, अदरवाइज़ हार्श एक्शन हो सकता है। सही है। बहुत हार्श एक्शन हो सकता है। अपनी आइडेंटिफिकेशन कॉपी पे कहीं इस्तेमाल नहीं करनी। इवन कोई एप्लीकेशन है, कोई लेटर है, कुछ है तो ABCXYZ करके करनी है। अपना नाम नहीं लिखा, मैंने अहमद का नाम लिख दिया। सही है। मैंने कोई ऐसा नाम लिख दिया जो कि किसी एक्चुअल पर्सन का होता है, तब भी मार्क्स आपके कट जाएंगे, तब भी एक्शन सीवियर हो सकता है। सही है। तो ये काम मुझे नहीं करना। क्यों ऐसा सीवियर हो सकता है? कि ये एक आइडेंटिफिकेशन एग्जामिनर को कम्युनिकेट करने वाली हो सकती है। सही है। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करें हमेशा। सिर्फ ABCXYZ इसी तरीके की चीज़ें आपको पेपर में लिखनी है। इसके अलावा किसी पर्सन का नाम नहीं लिखना, अनलेस के एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में आपको ये चीज़ मेंशन हो कि आपको ये नाम इस्तेमाल करना है। सही है। तो ये सिंपल एग्जामिनेशन टेक्निक्स हैं। और एग्जामिनेशन में आपका क्या है, आपको 50 मार्क्स देने हैं। सही है। 50 मार्क्स देने हैं, 40 पे आप पास होते हो, 45 पे आपके एग्रीगेट आने चाहिए। 50 मार्क्स आपको एटलीस्ट देने की कोशिश करनी है। सही है। 50 to 60 के दरमियान में आपकी एग्रीगेट परसेंटेज आनी चाहिए। सही है। 60 से ऊपर हो जाए अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मुझे परेशान नहीं होना। मुझे 50 से 60 के दरमियान की चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, मुझे 50 to 60 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है, तो मेरे पास बहुत टाइम है। 100% का करने की मुझे इतनी खास ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है। जब एग्ज़ाम
में आपके पास क्वेश्चन पेपर आए तो पहले के 15 मिनट या 10 मिनट सुकून से ज़रा पेपर पढ़ने पे रखो, ताकि ये अंडरस्टैंड कर सको कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। सही है, 15 मिनट्स आप थोड़ा सा पढ़ने पे लगाओ, देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और मुझे कौन सा क्वेश्चन बहुत बेहतर आता है ताकि मैं उसे पहले अटेम्प्ट करूँ। सही है, ऐसा करने से दो काम होगा। ऐसा करने से दो काम होगा कि जो लोग ये आइडेंटिफाई करके बैठे हैं ना कि ये किसका अच्छा हो रहा है किसका ख़राब हो रहा है, आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एक मिनट थोड़ा सा रुको। हेलो। अच्छा, सो अभी थोड़ी सी कुछ और बात आ गई। अच्छा, आपको जो पेपर में क्या करना है, आपको पेपर 15 मिनट शुरुआत के दे करके पेपर को आपको पढ़ना है कि उसमें जो कौन सा मेरा फेवरेट क्वेश्चन किस तरह का है, कौन सा ऐसा पेपर है जो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मैं अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। सही है? उसको पहले सॉल्व करना स्टार्ट करना है और जब आप 15 मिनट शुरुआत के क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होगे ना तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कोई नहीं कर पाएगा कि इस बंदे को बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सही है? हर कोई आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट ट्रीट करके समझेगा कि ये नॉर्मल सी चीज़ें, हो सकता है ऐसे कुछ आता हो सकता है ना आता हो, वो टारगेट नहीं कर पाएगा आपको, आप एक एवरेज स्टूडेंट के ही अंडर में रहोगे। सही है? 15 मिनट्स शुरुआत के क्वेश्चन पेपर पढ़ने में, उसको अंडरस्टैंड करने में लगाओ कि पूछा क्या गया। सही है? अब हर क्वेश्चन पेपर, हर सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको अंडरस्टैंड करने का डिफरेंट तरीका होता है। सही है? वो तरीके क्या होंगे, वो जब आप क्रैश कोर्स ले रहे होंगे तो उस टाइम आपको हर सब्जेक्ट का टीचर जो है वो बता रहा होगा कि ये क्वेश्चन पेपर जो आता है उसको किस तरीके से करोगे, और ये आपको बताया जाएगा मॉक के जो पेपर्स दिए जाएंगे उससे पहले पहले, ताकि आप मॉक में ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकें। सही है? आपको पेपर से 15 मिनट आपने लगाए पेपर रीड करने में, अब आप पूरा टाइम लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं और हमेशा ही लेंथी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इतने लेंथी नहीं होते, कुछ होते हैं जो लेंथी भी होते हैं, डिफिकल्ट भी हो जाते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन किस जगह अटेम्प्ट करना है वो रेलिवेंट सब्जेक्ट का टीचर आपको बता रहा होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूँ कि जैसे फाइनल अकाउंट्स को कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हमेशा आपको एंड में रखना है, क्योंकि वो आपको परेशान कर देता है, वो आपको परेशान कर देता है, वो लेंथी होता है। अगर बीच में कोई गलती हो गई तो आपका टाइम भी अच्छा खासा लगा, आप गलती देख करके परेशान हो गए कि यार ये मैंने क्वेश्चन करना शुरू कर इसने टाइम भी ज़्यादा ले लिया, मार्क्स भी मुझे नहीं मिलेंगे, गलती हो गई है, अब तो पता नहीं क्या होगा, मेरा पूरा पेपर गया। और आप पैनिक कर गए, जैसे ही आपने पैनिक किया आपका एग्ज़ाम समझो गया, आप फेल हो गए। पैनिक नहीं करना एग्ज़ाम में। सही है? अपने आप को, आप जब किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन कर रहे होगे, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे, तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि हाँ आपको कौन से किस तरीके के क्वेश्चन, किस टॉपिक के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, किसके बाद में अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में पैनिक नहीं करो। चौथी चीज़, आपको हमेशा एग्ज़ाम से पहले अपनी फिज़िकल एबिलिटीज़, सही है, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा आपने खाया हुआ ना हो। सही है, बहुत ज़्यादा खाया हुआ ना हो, ज़्यादा बेहतर है। एग्ज़ाम से पहले का जो मील हो आपका, वो कोई जूस हो। सही है, या कोई हेल्दी मील हो, थोड़ा सा, ज़्यादा ना हो। सही है, ताकि एग्ज़ाम में बैठ के आपको एक तो कोई परेशानी ना हो और आपको ऐसा ना फील हो रहा हो कि आपकी बॉडी को किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है। पानी हमेशा अपने पास रखो एग्ज़ाम में। सही है? और हर तरह की टेंशन जो भी आसपास की आ रही है उससे अवॉइड करो। और एग्ज़ाम से पहले बुक लेकर के आप लोग जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे और बैठ कर के उस बुक से पढ़ रहे होते हैं। मेरे स्टूडेंट ऐसा काम नहीं करेंगे। एग्ज़ाम से पहले बुक लेकर के नहीं जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है, घर से आप निकले ना, अब आपको बुक नहीं निकालनी, बुक को हाथ नहीं लगाना। सही है? अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट एंजॉय करना है।
इंजॉय करने की बात कर रहा हूँ मैं, लिटरली इंजॉय करना है, सही है। कोई चीज़ नज़र आती है जिससे कुछ इंजॉयमेंट मिल सके, वो इंजॉय करते हुए जाना है, सही। बातें करनी है, लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उनको देख करके सिंपल इंजॉयमेंट वाली चीज़ें रखनी है, अपना दिमाग फ्रेश रखना है। बिलीव नहीं, अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपको यहाँ पे आपने रेगुलर पढ़ लिया, आपको क्रैश में पढ़ा दिया, आपसे मॉक ले लिया, फिर उसके बाद भी आपने कुछ एडिशनल तैयारी कर ली, अब और कितनी तैयारी करोगे। बीकॉम का पेपर देने जा रहे हो, इतने फिर तैयारी करके सीए का स्टूडेंट भी जाता है, तो बस अब आप वहाँ पे किताब रख दो, घर से निकल लो, आप किताब रख दो, आपको नोट्स या पूरी चीज़ खोल के नहीं देखनी, सही है। एग्ज़ाम सेंटर पे 2 घंटे भी आपके पास है ना, कोई मसला नहीं, आपको नहीं खोल के देखना, आपको सिर्फ बातें करनी है, आपको इन्जॉय करना है, चीज़ें देखनी है, घूमना फिरना है, फिर एग्ज़ाम पे आकर के करना है। हाँ, अपनी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ उसको ज़ाया नहीं करना, फिज़िकल एनर्जी को ज़ाया नहीं करना। आप दौड़ने लग गए, आप भागने लग गए, आप लेट पहुंच रहे हो, सही है, आपने बहुत ज़्यादा चलना शुरू कर दिया, पसीने आ गए, ये वाली चीज़ नहीं करनी। फ्रेश रहो, एंजॉय करते रहो उस पीरियड में, पानी अपने पास रखो, 15 मिनट एग्ज़ाम का पढ़ने का रखो, सही है। और सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स उस टाइम पे रहने की कोशिश करो, सही है। आपका एग्ज़ाम अच्छा पास होगा, अच्छा होगा एग्ज़ाम और आप पास करोगे। सामने हाईलाइट हो नहीं हो जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ना टीचर, ना वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है उसको, ना वहाँ पे जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनके सामने, सही है। अपने आप को हाईलाइट नहीं करना, और आपको कोई पेपर इतना कोई बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो जाएगा कि आप जा कर के लोगों को बता रहे हो कि मैं तो टॉप करने वाला हूँ, सही है। टॉप करने वाली चीज़ तो नहीं होनी, वो मैंने आपको पहले बोल दिया कि उससे आप रुक जाओ। अगर उससे नहीं रुके, सबसे पहली चीज़ ये कि उससे रुकना है। अगर उससे रुक गए ना, तो फिर आपका ये जो छोटा सा पीरियड है और फ़ौरन बीकॉम निकालने वाली चीज़ें ये अचीव हो सकती है, सही है। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट ओरिएंटेशन। आप लोगों को, जो लोग इंटरेस्टेड हों क्रैश कोर्स के लिए, उनको ईमेल के थ्रू भी, दूसरा ये कि अगर यहाँ पे विज़िट करते हैं तो उन्हें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है, एडमिशन फॉर्म्स दे दिए जाएंगे, वो फिल कर दें सिंपल, और अपनी क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर लें। शेड्यूल जो है वो ईमेल के थ्रू उनको कम्युनिकेट किया जाएगा जो इंटरेस्ट शो करते हैं कि वो आकर के क्लास जो है वो ले रहे होंगे, सही है। जो क्रैश कोर्स में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो वो क्रैश कोर्स अटेंड करेंगे, उनको शेड्यूल जो है वो कम्युनिकेट किया जाएगा किस दिन कौन सी क्लास है उनकी, सही है। क्लास आपके ऊपर होगी कि आप ऑनलाइन लेना चाहते हो या आप फिज़िकल आकर के यहाँ पे अटेंड करना चाहते हो, सही है। फिज़िकल अगर आप आते हो तो आपको जो SOPs हैं उनको फॉलो करना होगा, सही है। यहाँ पे चीज़ें तो अवेलेबल हैं, लेकिन SOPs फॉलो करना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको भी करना होगा। यहाँ पे अगर फिज़िकली आते हो, अगर ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन भी ले सकते हो, सही है। ऑनलाइन लेने मैं प्रेफर ये करूँगा कि लोग फिज़िकल आकर के दें, SOPs की यहाँ पे फॉलो जो है वो इजीली आप कर सकते हैं। जब आप फिज़िकल लेंगे तो इंटरेक्शन टीचर के साथ रहेगी, फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगी, और हमेशा फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़्यादा बेहतर होती है। आप जब ये कर लोगे उसके बाद भी आपको रिकॉर्डेड चीज़ चाहिए होगी, तो वो रिकॉर्डेड भी आपको फॉर द टिल एग्जामिनेशन डेट आपको वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, सही है। तो वो रिकॉर्डेड भी मिल रहे होंगे। तो मुझे, जैसे काशिफ साहब से आप लोगों ने कम्युनिकेट किए, तो उन्हीं से कम्युनिकेट करके या डायरेक्ट कॉल करके या ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करके अपनी कंफर्मेशन दें। उसके बाद फिर आपको शेड्यूल जो है वो ईमेल कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि किसी चीज़ में किसी को कोई क्वेश्चन है, सही है मिसबा, आप सिंपल जिस जो आपको ईमेल आई थी जिस भी नंबर से कम्युनिकेट किया गया उस पर कॉल करके ये चीज़ कम्युनिकेट कर दें। मैं नोट कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ मेरे पास नहीं है कि मैं कोई चीज़ यहाँ से इशू करवाऊँ आपको। कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी का हो, कोई अंडरस्टैंडिंग का कोई मसला हो, कुछ ऐसा हो जो फर्दर पूछना चाह रहा हो। अगर नहीं है तो फिर हम एंड की तरफ जाते हैं, इसे एंड करते हैं। 12 बजे तक की टाइमिंग थी, बजने वाले हैं लोग, सही है। आप लोगों से इंशाल्लाह सबसे ही मुलाकात होगी। बाकी ये कि अगर कोई नहीं भी आता है तो जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। अगर उस चीज़ को फॉलो करते हैं ना तो
आज की ओरिएंटेशन का मकसद जो था वो अचीव हो जाएगा। आपको ट्रेनिंग्स की तरफ आना है, दूसरे सर्टिफिकेट की तरफ आना है। सही एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको बता दिया। सही वो चीज़ें फॉलो कर लो ना, आप शायद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ के भी पास हो जाएंगे और अपना करियर बनाएंगे। ये अच्छी स्ट्रेटजीज आपको पता चली हैं, अब आपके ऊपर है कि आप इसे कितना फॉलो कर पाते हैं। सही है, फिर आज का ख़त्म करते हैं यहाँ पे। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।